वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लेसन मार्क ट्वेन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Mark Twain. Mark Twain was the pen name of Samuel Langhorne Clemens, a popular American writer. Mark Twain Samuel Langhorne Clemens का कलमी नाम था जो एक मशहूर अमरीकी मुसन्निफ थे। आज भी कई राइटर्स हैं जो अपने असली नाम के बजाय पेन नेम का इस्तेमाल करते हैं, यानी लोग उन्हें उनके असली नाम की बजाय उनके कलमी नाम से पहचानते हैं। He was famous for his humorous stories, novels and other writings. वो अपनी मज़ाहिया कहानियों, नॉवेल्स और दूसरी तहरीरों के लिए मशहूर थे। खासकर उन्हें बच्चों कॉमेडी राइटिंग के लिए बहुत माना जाता है और वो बहुत अच्छे नॉवेल निगार भी थे। His ready wit shone through everyday conversations. उनकी हाजिर दिमागी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकती थी। Many anecdotes related to Mark Twain are told and enjoyed even today. मार्क ट्वेन से मुतालिक बहुत से किस्से आज भी सुनाए और पसंद किए जाते हैं। It should be noted that he was a great defender of human values like liberty, equality and fraternity. ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो इंसानी इक़्तिदार जैसे आज़ादी, मसावात और भाईचारे के बड़े हामी थे। He opposed wars and imperialism and supported the cause of laborers and of the black people in his country, America. उन्होंने जंगों और साम्राज्यत की मुखालफत की और अपने मुल्क अमेरिका में मज़दूरों और सिया फाम लोगों की हिमायत की। दरअसल 17वीं सदी में अफ्रीका के लोगों को ज़बरदस्ती अमेरिका लाया गया था ताकि वो गुलामों के तौर पर काम करें और कई साल तक ऐसे ही चलता रहा। तो मार्क ट्वेन उन कई लोगों में से थे जिन्होंने इस चीज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। Given below are some anecdotes from his life and some quotations from his speeches and writings. तो इस लेसन में उनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात और उनकी तकरीरों और तहरीरों से कुछ उनके कॉल या हवाले दिए गए हैं। Some anecdotes. Mark Twain के कुछ किस्से. One day, during a lecture tour, Mark Twain entered a local barber shop for a shave. एक दिन उनके लेक्चर के टूर के दौरान मार्क ट्वेन एक मकामी हजाम की दुकान में हजामत कराने के लिए गए। This Twain told the barber was his first visit to the town. ट्वेन ने हजाम को बताया कि उनका इस कस्बे में ये पहला दौरा था। You've chosen a good time to come, he declared. हजाम ने कहा, आपने आने के लिए अच्छा वक्त चुना है। Oh, Twain replied. ट्वेन ने कहा, अच्छा? Mark Twain is going to lecture here tonight. You'll want to go, I suppose. मार्क ट्वेन आज रात को यहाँ लेक्चर देने वाले हैं। आप शायद वहाँ जाना चाहेंगे। I guess so. तो मार्क ट्वेन ने जवाब दिया, हाँ शायद। Have you bought your ticket yet? क्या आपने आपकी टिकट खरीदी है? तो ट्वेन ने कहा, No, not yet. नहीं, अभी तक तो नहीं ली। Well, it's sold out, so you'll have to stand. तो हजाम ने कहा, खैर वैसे भी जो टिकटें हैं वो सारी बिक चुकी हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। तब मार्क ट्वेन ने कहा, जस्ट माई लक, सेड ट्वेन विद अ साई। कि उन्होंने कहा कि हाँ मेरी किस्मत ही ऐसी है, अफसोस जताते हुए। आई ऑलवेज हैव टू स्टैंड व्हेन दैट फेलो लेक्चर्स। जब भी वो लेक्चर देते हैं तब मुझे हमेशा खड़ा होना पड़ता है। देखिए ये जो आखिरी लाइन है, यहाँ हम मार्क की मज़ाहिया और तंज़िया फितरत देखते हैं, जहाँ वो चालाकी से हजाम को नहीं बताते कि वो खुद लेक्चरर हैं, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि इस बंदे के लेक्चर में मुझे हमेशा खड़ा होना पड़ता है,
क्योंकि जाहिर सी बात है लेक्चरर तो वो खुद ही है। मार्क ट्वेन का एक और किस्सा देखते हैं। Mrs. Stowe was leaving for Florida one morning, and Clemens, the young Mark Twain, ran over early to say goodbye. तो ये किस्सा है जिसमें मिसेस स्टोव है और मार्क ट्वेन है और उनकी बीवी है। अब यहाँ पर पहले देखते हैं कि मिसेस स्टोव कौन है। मिसेस स्टोव हैरियट बीचर स्टोव, इनका पूरा नाम था हैरियट बीचर स्टोव, वॉज अ फेमस राइटर। ये उनके ज़माने की एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ थी, राइटर थी। अंकल टॉम्स कैबिन इज़ हर मोस्ट रिनाउंड बुक। उनकी जो किताब है अंकल टॉम्स कैबिन बहुत मशहूर किताब है। मिसेस स्टोव एंड मार्क ट्वेन वर नेबर्स फॉर मैनी ईयर्स। और मार्क ट्वेन और मिसेस स्टोव वो एक दूसरे के पड़ोसी थे कई सालों तक। On his return, Mrs. Clemens regarded him disapprovingly. तो जब वो वापस लौटे तो मिसेस क्लीमेन ने उनकी तरफ नापसंदगी से देखा, यानी उन्हें कुछ ऐतराज था उनके जैसे वो दिख रहे थे उस पर। Why, she said, you haven't on any collar and tie? तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा कि आपने कॉलर और टाई क्यों नहीं पहनी है। तो उस ज़माने में बच्चों ये इस तरीके का जो है कॉलर पहना जाता था और टाई पहनी जाती थी। तो कॉलर जो है अब हम देखते हैं कि हमारे शर्ट के साथ लगी हुई होती है, लेकिन पहले के ज़माने में अलग से जो है कॉलर्स लगाए जाते थे। तो जब मार्क ट्वेन मिसेस स्टोव से मिलने गए थे तो वो जल्दी जल्दी चले गए थे, तो वो सही तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें पहनी नहीं थी। तो जब वो वापस लौटे तो उनकी बीवी ने कहा कि ये तुम कैसे गए थे, तुमने कॉलर और टाई क्यों नहीं पहनी थी। He said nothing, but went up to his room, did up these items in a neat package, and sent it over to Mrs. Stove by a servant with a line. Herewith receive a call from the rest of me. तो वो कुछ कहते नहीं हैं अपनी बीवी को, चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर वो जो टाई है और जो कॉलर है उसे एक पैकेज में, एक छोटे से डब्बे में अच्छे से घड़ी करके रख देते हैं और फिर अपने नौकर के ज़रिए वो मिसेस स्टोव के घर इस डब्बे को जो है, इस पैकेज को पहुंचाते हैं और उसमें एक छोटी सी एक चिट्ठी लिखकर भेजते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हियर विथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी। यानी वो ये कह रहे थे कि इन चीज़ों के साथ जो मैंने इस डब्बे में भेजी हैं, मेरी बाकी मंदा शख्सियत का दौरा कबूल करें। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी बीवी के मुताबिक उन्हें सही ढंग से तैयार होकर जाना चाहिए था, पर ट्वेन के हिसाब से उनके कपड़ों से उनकी शख्सियत नहीं बनती। पर इस चीज़ को गुस्से से ना कहकर वो मजाक के अंदाज में इस तरीके से पेश करते हैं। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि नौजवान मार्क ट्वेन एक मज़ाहिया और चंचल तबीयत के मालिक थे। अपनी बीवी से नाराज़गी जाहिर करने की बजाय उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया। ये वाक़या जाहिर करता है कि ट्वेन के मिजाज में हल्की फुल्की मजाक मस्ती थी और वो तनकीद को हंसी मजाक में बदलने का फ़न जानते थे। ट्वेन का एक और किस्सा सुनते हैं। One day, Henry Irving, in the midst of telling Mark Twain a humorous story, abruptly stopped and examined his friend's face. एक दिन हेनरी अर्विंग मार्क ट्वेन को एक मज़ाहिया कहानी सुनाते हुए अचानक रुक गए और अपने दोस्त के चेहरे का मुआयना किया। You haven't heard this, have you? He asked. Twain assured him that he had not. क्या तुमने ये सुनी है? उन्होंने पूछा। ट्वेन ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने नहीं सुनी है। हेनरी अर्विंग बच्चों, ये मार्क ट्वेन के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उस जमाने के एक बेहतरीन थिएटर के आर्टिस्ट थे। When some time later Irving again paused and again posed the question, Twain again reassured him. कुछ देर बाद जब अर्विंग दोबारा रुके और फिर वही सवाल किया तो ट्वेन ने उन्हें एक बार फिर यकीन दिलाया
Then, approaching the climax, Irving broke off once more. फिर कहानी के अहम मोड़ के करीब पहुंचते हुए अर्विंग एक बार फिर रुक गए. Are you quite sure you haven't heard this? क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुमने ये नहीं सुनी है? He demanded suspiciously. उन्होंने मशकूक अंदाज में पूछा. अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ्स में जो अर्विंग है उन्हें जो है शक हो रहा है कि ट्वेन ने ये कहानी ज़रूर कहीं सुनी है. कुछ ना कुछ जो है ट्वेन के चेहरे पर उन्हें दिखाई दे रहा है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि ट्वेन इस कहानी से वाकिफ हैं. I can lie once, ट्वेन फाइनली रिप्लाइड. आखिरकार ट्वेन ने जवाब दिया, मैं एक बार झूठ बोल सकता हूँ. I can lie twice for courtesy's sake, but I draw the line there. मैं शाइस्तगी के लिए 2 बार झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा सकता. I can't lie the third time at any price. मैं तीसरी बार किसी कीमत पर झूठ नहीं बोल सकता. I not only heard the story, I invented it. मैंने ना सिर्फ ये कहानी सुनी है, बल्कि मैंने इसे ऐजाद किया है. इस कहानी से हम ये समझते हैं कि मार्क ट्वेन एक तेज सहन और ज़बरदस्त हिस्से मज़ा रखते थे. वो ना सिर्फ किसी भी हालात को मज़ाहिया हालात में बदलने की काबिलियत रखते थे, बल्कि उनका बड़ी जहानत से जवाब भी देते थे. अर्विंग को उनका जवाब उनकी ईमानदारी को जाहिर करता है, क्योंकि आखिरकार उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने कहानी बनाई थी. और उनका सब्र भी दिखता है, क्योंकि उन्होंने अर्विंग के बार बार सवालों को बर्दाश्त किया. ट्वेन की ये सलाहियत कि वो खुद पर हंस सकें और मज़ाहिया अंदाज में हालात को अपने हक में बदल सकें, उनकी दिल लगी और तंजिया फितरत को जाहिर करती है. मार्क ट्वेन का एक और किस्सा. मार्क ट्वेन once proposed a plan for the improvement of English spelling. मार्क ट्वेन ने एक बार अंग्रेजी के हिज्जे बेहतर बनाने का मंसूबा पेश किया. दरअसल हकीकत में मार्क ट्वेन अंग्रेजी ज़ुबान में तब्दीलियों के खिलाफ थे और ये मंसूबा तंज या तंकीद के तौर पर पेश किया गया था. फॉर एग्जाम्पल, इन ईयर वन दैट यूजलेस लेटर C would be dropped to be replaced either by K or S, and likewise X would no longer be part of the alphabet. तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे जो पहला साल होगा उसमें हम जो बेकार जो लेटर C है उसका इस्तेमाल बंद कर देंगे और उसके बजाय हम K या S का इस्तेमाल करेंगे, और जो लेटर X है उसका भी हम इस्तेमाल बंद कर देंगे. तो अब देखिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर, कितनी चालाकी से उन्होंने ये बताया कि कैसे C को ड्रॉप कर देंगे. तो देखिए यहाँ पर उन्होंने रिप्लेस्ड जब लिखा तो C के बजाय उन्होंने S लिख दिया. अब उन्होंने C को K और S से रिप्लेस करने की बात क्यों की? क्योंकि जो लेटर C होता है उसमें दोनों आवाज़ें आती हैं. जैसे जब हम कार कहते हैं तो उसमें क की आवाज़ आती है, के की, और जब हम सिटी कहते हैं तो उसमें एस की आवाज़ आती है. तो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि सी की ज़रूरत ही क्या है जब उसमें से जो आवाज़ें आती हैं वो के की और एस की होती है. और इसी तरह उन्होंने बोला कि एक्स की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्स है उसमें भी देखिए आखिर में कैसी आवाज़ आती है, के और एस की तरह. जैसे मिसाल के तौर पे बॉक्स, यहाँ पर जो एंड होता है ये एक्स से होता है, लेकिन अगर हम एक्स को निकाल के यहाँ पर के एस लगा दें तो ये भी बॉक्स जैसा ही हमें जो है इसकी आवाज़ आएगी. फिर वो कहते हैं the only case in which C would be retained would be the chair formation, which will be dealt with later. तो वो कहते हैं कि सिर्फ जब सी एच वाले जो अल्फाज होते हैं उनमें हम उन्हें वैसा का वैसा ही रखेंगे, वहाँ क्या करना है हम बाद में सोचते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, केस की स्पेलिंग क्या होती है, CASE, लेकिन उन्होंने सी के जगह के कर दिया. और उन्होंने कहा कि जो CH से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे चेयर,
तो जो च की आवाज़ है उसके लिए तो उन्हें सी की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं उसका उसका जो है हम बाद में देखते हैं क्या करना है। Year 2 might reform W spelling so that which and one would take the same consonant. अब वो कह रहे हैं कि दूसरे साल हम W की स्पेलिंग में कुछ बदलाव करते हैं ताकि which और one ये दोनों एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू हों। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं देखिए, अब यहाँ पर देखिए which लिखा है, अब ये व ऐसी आवाज़ आती है, और ये भी ध्यान में रखिए कि जो एच है उसकी साउंड कैसी होती है ह, लेकिन जब हम विच कहते हैं तो जो एच है उसका साउंड आता ही नहीं है, उसकी आवाज़ आती ही नहीं है। और दूसरी चीज़ देखिए वन, हम कहते तो है वन, शुरुआत कैसे होती है व से, लेकिन ये शुरू किससे हो रहा है, ओ से। फिर वो कहते हैं while year 3 might well abolish y replacing it with I। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया, while ये जो है असल में WHILE है इसकी सही स्पेलिंग, लेकिन उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर कि ये विच में से ये एच की ज़रूरत नहीं है, उसे हटा दिया उन्होंने, तो यहाँ पर भी एच उन्होंने निकाल दिया। और फिर वो कहते हैं कि ईयर 3 में हम वाई को भी निकाल देते हैं और उसकी जगह हम आई का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हम वाई का इस्तेमाल करते हैं और आवाज़ जो है आई की तरह आती है, जैसे स्काई और क्राई। तो वो कह रहे हैं कि वाई की ज़रूरत ही क्या है, तो उसकी बजाय हम आई का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ईयर, तो ईयर क्या है वाई से स्टार्ट होता था, तो उन्होंने यहाँ पर अब आई डालना शुरू कर दिया, तो ईयर। ईयर 4 माइट फिक्स द जी जे एनॉमली वंस एंड फॉर ऑल। अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पहले तो वाई का आई कर दिया, ओके, और यहाँ पर देखिए फिक्स, फिक्स की असल स्पेलिंग क्या है FIX, लेकिन उन्होंने कहा था यहाँ पर कि एक्स का हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर उन्होंने कैसे लिख दिया इसे FIKS। और फिर वो जी जे अनोमली की बात करते हैं, तो अनोमली मतलब जो गैर मामूली चीज़ है, जैसे अब जैसे जी, ये इसकी आवाज़ कैसे आ रही है, ज जैसे ही आ रही है, जी ज। तो जब हम जैसे जंप, ये जो वर्ड है ये जे से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर ये जी से स्टार्ट हो तो जैसे जायंट, जायंट जो है इसकी आवाज़ ज से शुरू हो रही है, लेकिन ये कौन सा वर्ड लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जी से, तो हम इसे गायंट क्यों नहीं कहते, जायंट क्यों कह रहे हैं। जैसे बैग है, तो बैग की स्पेलिंग क्या है BAG, तो हम इसे बैग कहते हैं, हम इसे बैज क्यों नहीं कहते। तो वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि इन दोनों में से जो है एक ही लेटर का इस्तेमाल किया जाए। और फिर यहाँ पर देखिए वंस एंड फॉर ऑल, अब ये जो वंस है इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो सिर्फ ONCE है, तो उन्होंने क्या किया, ON की जगह उन्होंने यहाँ पर एक W भी लगा दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा था कि ये जो दोनों है उसकी आवाज़ किससे शुरू होती है, व से, तो उन्होंने यहाँ पर W लगा दिया, और जो C है उसकी जगह उन्होंने S लगा दिया। अब देखिए वो क्या कहते हैं, generally when the improvement would continue year by year। तो अब क्या देखा आपने, देखिए generally ये G से स्टार्ट होता है, लेकिन उन्होंने अब J लगा दिया। then the improvement would continue, फिर यहाँ पर देखिए C की जगह K लगा हुआ है। year by year, तो Y की जगह I लगाया है, और यहाँ पर देखिए बाय ये असल में क्या होना चाहिए था BY, लेकिन उन्होंने कहा था कि Y की जगह I आएगा, और जो आवाज़ आती है बाय में, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर A डाल दिया। तो देखिए कितनी स्पेलिंग्स में यहाँ पर चेंजेस हो गई हैं। फिर वो कहते हैं विथ ईयर 5 डूइंग अवे विथ यूजलेस डबल कॉन्सनेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ईयर 5 ये वाई की जगह आए, और फिर ये अवे में भी AWAY होती है स्पेलिंग, लेकिन उन्होंने वाई के जगह यहाँ पर आए डाल दिया है। फिर वो कहते हैं एंड ईयर्स 6 to 12 और सो मॉडिफाइंग vowels and the remaining voice and unvoiced consonants। अब यहाँ पर भी देखिए इतनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मॉडिफाइंग,
तो मॉडिफाइंग की स्पेलिंग क्या होती है, एफ के बाद सीधे वाई एन जी आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा था कि वाई की जगह आई लगाया जाएगा और आ की आवाज़ के लिए उन्होंने ए लगा दिया, तो देखिए स्पेलिंग कितनी बदल गई। और फिर देखिए ये जो वाल्स है, वाल्स की स्पेलिंग क्या होती है, VOWELS, लेकिन उसकी जगह उन्होंने यहाँ पर सीधे Z डाल दिया है, क्योंकि जब हम वाल्स कहते हैं तो खास करके ई और एस की आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ कैसी आती है, ज की आवाज़ आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने ई और एस ही वहाँ से निकाल दिया। एंड द रिमेनिंग, अब देखिए रिमेनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, REMAINING, लेकिन देखिए ट्वेन ने कितनी बदल दी। यहाँ उन्होंने क्या कहा था कि हम वाउल्स को भी बदलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ई के जगह आई डाल दिया, और यहाँ पर ए होना चाहिए था तो ए के जगह उन्होंने ई डाल दिया। तो वाउल्स कौन से होते हैं, AEIOU, तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी हेरा फेरी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये वॉइस एंड अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही कर दिया। अब जो यहाँ पर सी होना चाहिए था तो उन्होंने एस डाल दिया था, और टी तो उन्होंने क्या किया, ई डी की आवाज़, वो कह रहे हैं कि ई डी और टी ये एक जैसी आवाज़ें हैं, तो ई डी के बजाय मैं यहाँ डायरेक्टली टी डाल दूंगा। तो इसी तरह जो है उन्होंने अपनी सारी जो भी नए रूल्स हैं वो यहाँ पे डाल दिए। तो देखिए अब तो आगे चल के तो पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि बाय ईयर 15 और सो इट वुड फाइनली बी पॉसिबल टू मेक यूज़ ऑफ द रिडंडेंट लेटर्स, लेकिन ये क्या आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। तो इस तरीके से वो ये साबित करना चाहते थे कि अगर हम स्पेलिंग के रूल्स बदलते जाएंगे तो हम आसानी के बजाय बस मुश्किल पैदा करते जाएंगे। तो वो इसलिए इस चीज़ के खिलाफ थे कि ज़बरदस्ती जो है रूल्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको बस आपकी आसानी के लिए ये जो इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया था मार्क ट्वेन ने, उसका मैं आपको सही क्या होना चाहिए वो आपको दे देती हूँ। तो यहाँ से उन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी, चलिए ये पढ़ते हैं। बाय ईयर 15 or so, it would finally be possible to make use of the redundant letters C, Y, and X, by now just a memory in the minds of old dodderers, to replace CH, SH, and TH respectively. Finally, then, after some 20 years of orthographical reform, we would have a logical, coherent spelling in use throughout the English speaking world. तो बस वो ऐसी मजाक के अंदाज में कह रहे हैं कि 15 साल के बाद में जब हम और भी लेटर्स को चेंज कर चुके होंगे, जैसे CY X की तरह हम और दूसरे लेटर्स को भी निकाल देंगे, तो जो है जो ओल्ड लोग होंगे जो ये सारे पुराने वर्ड्स यूज़ करते थे, ये तो अब कोई भी याद नहीं रखेगा। फिर हम CH, SH और TH जैसे जो लेटर्स हैं उनको भी निकाल देंगे। तो बस वो मजाक के अंदाज में कहते जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर 20 साल बाद जो वर्ड की दुनिया है उसमें भी बड़ा बदलाव आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। तो बस ये एक ऐसी मजाक के अंदाज में कह रहे हैं। अब एक और किस्सा पढ़ते हैं। One day during his tenure as the editor of a small Missouri newspaper, Mark Twain received a letter from a reader who had found a spider in his paper. तो एक बार का ये किस्सा है कि जब मार्क ट्वेन एक छोटे से न्यूज़पेपर की कंपनी में एडिटर का काम करते थे, तब एक अखबार पढ़ने वाले ने उन्हें एक लेटर भेजा और उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे पेपर के अंदर एक मकड़ी मिली है। तो आप मुझे बताइए कि ये मकड़ी मिलना मेरे लिए अच्छा नसीब लेकर आई है या बुरा। अब ये बड़ा ही बेतुका सा सवाल था, तो मार्क ट्वेन इसका कैसे जवाब देते हैं हम देखते हैं। फाइंडिंग अ स्पाइडर इन योर पेपर, ट्वेन रिप्लाइड, इज नीदर गुड लक और नॉर बैड। तो उन्होंने कहा कि आपको आपके न्यूज़पेपर में जो है मकड़ी मिली है, ये ना ही अच्छा नसीब है ना बुरा। The spider was merely looking over our paper to see which merchant was not advertising, so that he could go to that store, spin his web across the door, and lead a life of undisturbed peace ever afterward.
तो जो न्यूज़पेपर होते हैं बच्चों, उसमें जो दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने इश्तिहार देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। तो ट्वेन ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कि वो जो स्पाइडर है वो ये देख रहा था कि कौन सा दुकानदार है या कौन सा बिजनेसमैन है जो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है मतलब कि उसकी दुकान कुछ खास चल नहीं रही है। तो इसलिए वो मकड़ी ये सोच रही है कि क्यों ना मैं उस दुकान चली जाऊं और वहां पर अपना जो जाल है उसे बनाऊं, और जो उसका दरवाज़ा है उसके ऊपर बना दूं, क्योंकि वहां कोई आता जाता तो नहीं है, और मैं एक खुशहाल, बिना कोई मुझे डिस्टर्ब किए, आराम से एक पुरसुकून ज़िंदगी जीऊं। तो ये एक तरीके का मजाक है ये कहने का कि जो ये बेतुका सवाल जो रीडर ने किया था, तो मार्क ट्वेन भी उसे इसी तरह से एक जवाब दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मजाक के अंदाज में। अब आइए इस हैरत अंगेज हकीकत के बारे में पढ़ते हैं जो मार्क ट्वेन की ज़िंदगी से मुतालिक है। मार्क ट्वेन्स बर्थ इन नवंबर 1835 was heralded by the return of Halley's Comet। मार्क ट्वेन की पैदाइश नवंबर 1835 में हेलीज कॉमेट की वापसी के साथ हुई थी। चलिए देखते हैं हेलीज कॉमेट क्या है। हेलीज कॉमेट एक दमदार सितारा है जो हर तकरीबन 75-76 साल के बाद ज़मीन के करीब से गुजरता है और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसे एडमंड हेली के नाम से मंसूब किया गया है, जिसने सबसे पहले इसकी वापसी की पेशगोई की थी। ये दमदार सितारा शमसी निज़ाम के एक मखसूस मदर में गर्दिश करता है और आखिरी बार 1986 में देखा गया था। इसकी अगली वापसी 2061 में मुतवक्का है। जैसे देखिए ये जो है कॉमेट है और ये इस ऑर्बिट में घूमता है, और ये है हमारा सूरज। तो ये इससे यहाँ से यहाँ आने तक जो है 75 to 76 years लग जाते हैं। Twain, who often remarked upon this curiosity, came to think of himself and the comet as unaccountable freaks। ट्वेन जो अक्सर इस अजीबोगरीब वाक्य का जिक्र किया करते थे, उन्होंने खुद को और हेलीस कॉमेट को नाकाबिले वजाहत अजूबे समझा, यानी ऐसी चीज जो आसानी से समझी नहीं जा सकती, कॉस्मिकली लिंक्ड। और उन्होंने कहा कि वो दोनों कॉस्मिकली लिंक्ड थे, यानी जिन्हें कायनाती तौर पर आपस में जुड़ा समझा। हैविंग कम इन टुगेदर ही डिक्लेयर्ड दे वुड गो आउट टुगेदर। और उन्होंने कहा कि एक साथ आने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक साथ जाएंगे, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब हेलीस कॉमेट जो है वो हमारे अर्थ के करीब से गुजरा था। तो वो कहते हैं कि जब वो यहाँ वापस आएगा हेलीस कॉमेट, और जब वो वापस जाने लगेगा तब मैं भी उसके साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। इनफैक्ट ट्वेन वॉज प्रूवन राइट, और हकीकत में ट्वेन सही साबित हुए। ऑन द नाइट ऑफ हिज डेथ इन अप्रैल 1910 हेलीस कॉमेट once again blazed through the sky। अप्रैल 1910 की रात को जब उनका इंतकाल हुआ, हेलिस कॉमेट एक बार फिर आसमान में चमका। सम कोटेशंस, ये कुछ कोट्स हैं जो मार्क ट्वेन ने कहे थे और आज भी बहुत मशहूर हैं। अप्रैल फूल्स डे, दिस इज द डे अपॉन विच we are reminded of what we are on the other 364। अप्रैल फूल का दिन वो दिन है जब हमें याद दिलाया जाता है कि हम बाकी 364 दिन क्या होते हैं। A man cannot be comfortable without his own approval। एक शख्स अपनी मंजूरी के बगैर सुकून महसूस नहीं कर सकता। A person with a new idea is a crank until the idea succeeds।
एक शख्स जिसके पास कोई नया ख्याल होता है, जब तक वो ख्याल कामयाब ना हो जाए, उसे पागल समझा जाता है। एज इज एन इश्यू ऑफ माइंड ओवर मैटर। इफ़ यू डोंट माइंड, इट डजेंट मैटर। उम्र जहनी कैफियत का मसला है। अगर आप परवाह नहीं करते तो इसकी कोई अहमियत नहीं। All generalizations are false, including this one. तमाम उमूमी बातें गलत होती हैं, बशमूल इसके। Be careful about reading health books. You may die of a misprint. सेहत की किताबें पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, आप गलती की वजह से मर सकते हैं। Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul. अगर आप चाहें तो अपनी लिबास में लापरवाही बरतें, लेकिन अपनी रूह को साफ सुथरा रखें। क्लासिक, अ बुक विच पीपल प्रेज एंड डोंट रीड। क्लासिक, एक किताब जिसकी लोग तारीफ तो करते हैं मगर पढ़ते नहीं। ह्यूमर इज मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। मजाक या ज़राफ़त इंसानियत की सबसे बड़ी नेमत है। I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened. मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कभी पेश ही नहीं आई। I must have a prodigious quantity of mind. It takes me as much as a week sometimes to make it up. मेरे पास बेहद जहनी सलाहियत होनी चाहिए। कभी कभी मुझे कोई फैसला करने में एक हफ्ता लग जाता है। इफ़ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ बेटर टू डिज़र्व ऑनर्स एंड नॉट हैव देम दैन टू हैव देम एंड नॉट डिज़र्व देम। ये बेहतर है कि आप इज़्ज़त व इनाम के मुस्तहिक हों और आपको ना मिले, बजाय इसके कि आपके पास हो लेकिन आप इसके मुस्तहिक ना हों। इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड लेट पीपल थिंक यू आर अ फूल दैन टू ओपन इट एंड रिमूव ऑल डाउट। ये बेहतर है कि आप अपना मुंह बंद रखें और लोगों को आपको बेवकूफ़ समझने दें, बजाय इसके कि आप बोलें और उनके तमाम शकूक दूर कर दें। It's no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense. ये कोई हैरत की बात नहीं कि हकीकत अफसाने से ज़्यादा अजीब है। अफसाने को तो समझ में आना ही होता है। Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. जब भी आप खुद को अक्सरियत की तरफ पाते हैं, तो ये वक्त है कि रुकें और गौर करें। Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? Is it because we are not the person involved? हम पैदाइश पर खुशी और जनाजे पर गम क्यों मनाते हैं? इसकी वजह यह है कि हम वो शख्स नहीं जिसका मामला है। Thousands of geniuses live and die undiscovered, either by themselves or by others. हज़ारों अक्लमंद पैदा होते हैं और गुमनामी में मर जाते हैं, या तो खुद उन्हें अपनी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं होता या दूसरे उनकी सलाहियतों को पहचान नहीं पाते। Thunder is good, thunder is impressive, but it is lightning that does the work. गरज अच्छी है, गरज मुतासर कुन है, लेकिन असल काम बिजली करती है। When I was younger, I could remember anything, whether it happened or not. जब मैं जवान था, मैं हर चीज़ याद रख सकता था, चाहे वो हुई हो या ना हुई हो। When your friends begin to flatter you on how young you look, it's sure sign you're getting old. जब आपके दोस्त आपकी जवानी की तारीफ करने लगे, तो ये पक्की अलामत है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।